हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे न्यूमैन, सॉहर्स एंड फिशर प्रोजेक्शन। तो बच्चों जैसे देखो, अगर ये सॉहर्स प्रोजेक्शन आपको हमने ऐसे दिया है CH3OH Br, CH3Br और OH, तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों अगर बनाना होगा तो फ्रंट कार्बन पे ये फ्रंट है और ये रेयर है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये किस में है, फुल्ली इक्लिप्स्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लेफ़्ट है उसको लेफ़्ट रखो, जो राइट है उसे राइट रखो, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ठीक है, CH3। और उसी प्रकार से पीछे वाले पे CH3 आएगा, OH के सामने OH है, ठीक है। और इधर क्या आएगा, Br। अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है बच्चों, तो ये यहाँ पे CH3 है, राइट में OH है, लेफ़्ट में Br है, ठीक है। Br है, OH है और इधर क्या है, CH3। तो ये है फ्रॉम न्यूमैन सॉहर्स टू न्यूमैन, ठीक है, एंड न्यूमैन टू फिशर प्रोजेक्शन। तो ये मतलब है बच्चों, एक ठीक से, जैसे मान लो अगर हमने इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म दिया है, ऐसे मान लो दिया हुआ है CH3OH Br, ठीक है, इधर है CH3OH और Br। तो इसको पहले, ये स्टैगर्ड है ना, तो स्टैगर्ड को पहले क्या करोगे, इक्लिप्स फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। तो इसको इक्लिप्स फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे, इसको हम लोग 180 डिग्री से रोटेट कर ले, या आप कोई भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्टिकल लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, ये Br है, OH 180 से रोटेट करेंगे तो इधर ये आएगा Br, इधर आ जाएगा OH। अब ऐसे आ गया। अब इसके बाद हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है, Br है, OH है, और इधर CH3 है, इधर OH है, Br है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इधर मान लो CH3 है, OH है, Br है, और इधर जो है ना Br है, इधर OH है, इधर CH3 है। तो अब इसको हमको फिशर प्रोजेक्शन में लाना, तो इसमें यही है बच्चों की कार्बन को नीचे लाओ, है ना, कार्बन CH3 ग्रुप को नीचे लाओ, दोनों में, आगे पीछे दोनों में। फ्रंट वाले को हम नीचे लेके आए, ठीक है। तो फ्रंट वाले को रोटेट कर लो 180 से, तो फ्रंट को 180 से रोटेट कर लो, तो ये क्या आएगा, CH3, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा Br, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, और इधर क्या बच्चों, OH है, और इधर क्या है, Br। अब आप चाहो तो इसका आप फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट है, तो यहाँ पे फ्रंट नीचे रखना है, तो इधर क्या है, CH3, राइट में क्या है, Br, इधर है H। अब यहाँ पे CH3 के पीछे Br है तो ऊपर जाएगा, लेफ़्ट में CH3 है, राइट में OH। बच्चों रोटेशन से, ठीक है ना, रोटेशन से कंपाउंड चेंज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। रोटेशन से कन्फर्मेशन चेंज होता है, ठीक है। रोटेशन से क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा, चेंज होता है, न कि कंपाउंड वही रहता है, ठीक है। कंपाउंड क्या रहता है, वही रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से वी कैन इंटर कन्वर्ट। अब हम थोड़ा सा बच्चों साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी एंड कन्फर्मेशन इन साइक्लो एल्केन। ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो होता है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी और कंबस्शन थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। इसमें है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो अल्केन
is explained by Bayer's strain theory and combustion theory. ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो इसमें माना जाता है कि बच्चों साइक्लोएल्केन है ना, इसमें साइक्लो अल्केन को, ठीक है ना, प्लेनर एज्यूम करते हैं, प्लेनर एज्यूम करते हैं। बस ये होता नहीं है ना, बट रियली में प्लेनर नहीं होता है, ठीक है ना। रियली में साइक्लो अल्केन सारे प्लेनर नहीं होते, कुछ होते भी हैं कुछ नहीं होते हैं। रियली में साइक्लो अल्केन सारे प्लेनर, ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लेनर अगर मान लिया जाए तो एंगल देखना है। जैसे मान लो अगर साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो इसमें जो एंगल होगा 60 डिग्री है, क्योंकि अगर ये रिंग है 3 मेंबर का, ठीक है। ठीक है, तो एंगल ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद है रिंग स्ट्रेन। तो इसका sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन मानेंगे बच्चों तो ये आएगा 109 है ना, 0.28 या 5 डिग्री, और डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा 49.5 डिग्री। इतने का इसमें स्ट्रेन है बच्चों। साइक्लोब्यूटेन अगर ये प्लेनर होगा तो ये 90 डिग्री है, 109 डिग्री क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, इसको हमने 109.5 ले लेना है बच्चों। तो ये लगभग आ रहा है 19.5 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारा एंगल स्ट्रेन। अब साइक्लो पेंटेन लेंगे तो ये आएगा 108 डिग्री, और ये आएगा 109.5, तो ये आएगा 1.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। साइक्लोहेक्सेन अगर ऐसे रहेगा तो 120 डिग्री आएगा, 109.5 डिग्री है तो -10.5 आएगा। साइक्लो हेप्टेन अगर होगा तो इसमें थीटा 120 से ज़्यादा हो जाएगा, 109.5 ग्रेटर दैन -10.5। तो ये एंगल स्ट्रेन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि अगर इसको आप प्लेनर मान लेंगे, ठीक है, तो अगर प्लेनर अगर इसको मान लोगे तो इस तरह से एंगल एक्सपेक्टेड होंगे और वो उसको मिलने वाला एंगल है, ठीक है। तो अगर वो प्लेनर है तो प्लेन जो ज्योमेट्री होती है, तो अगर 3 मेंबर का है अगर आपने कहा तो ये थीटा तो 60 डिग्री होगा, 4 मेंबर का है तो थीटा 90 डिग्री होगा अगर वो एक प्लेन में होगा तो। बट ये प्लेन में नहीं होते बच्चों, इनका भी एक अपना क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है, समझ गए। तो उस कन्फर्मेशन की वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है। अगला है इसमें बच्चों कंबस्शन थ्योरी। नेक्स्ट है कंबस्शन थ्योरी।
तो इसमें यह है बच्चों, डेल्टा एच कंबस्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो डेल्टा एच कंबस्शन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी रिलीज होगा बच्चों, जैसे बच्चों कोई भी कंपाउंड है CxHy प्लस O2 है ना, इसमें XCO2 प्लस Y/2H2O। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड H है ना, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही स्टेबिलिटी गेन होता है। जितना एनर्जी रिलीज होगा ना, उतना ही क्या होगा, ही स्टेबिलिटी गेन होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी रिलीज होगा उतना ही उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच कंबस्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, डेल्टा एच कंबस्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो जो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, जो लेस स्टेबल साइक्लोएल्केन होगा उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखेंगे कि डेल्टा एच कंबस्शन ग्रेटर होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर हो। ठीक है, डेल्टा एच कंबस्शन ग्रेटर होगा अगर उसका स्टेबिलिटी लेसर होगा इफ़ नंबर ऑफ कार्बन क्या है बच्चों, सेम। अगर जहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो वहाँ पे क्या देखोगे कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है या कम है। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, और इनका अगर हम डेल्टा एच कंबस्शन का डाटा देख लें ठीक है,
जैसे अगर ये है साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे है डेल्टा एच कंबस्शन केजी पर मोल, किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच कंबस्शन पर CH2, कितना उसके अंदर CH2 यूनिट है, ठीक है। और जो रिंग स्ट्रेन है वो कितना है, टोटल रिंग स्ट्रेन। तो जैसे इसमें आता है बच्चों टोटल 2091 किलो जूल पर मोल, इसका आएगा 2091/3 तो 697 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो एंगल स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, थर्टी 39 है ना, ये देखा था ना मैं, इसमें कितना आया था 39, ठीक है। तो उसको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा उसमें 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 39 × 3 दैट इज़ 117। साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे तो ये है 2744 2744/4 ये आएगा 686, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आएगा 686,658 × 4, ठीक है। तो ये जो भी है बच्चों ये है विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोहेक्सेन, ठीक समझ गए। तो ये वैल्यू आ रही है 100। इसमें क्या होता है ना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, साइक्लोहेक्सेन का इसमें एंगल स्ट्रेन क्या आता है, 0 आता है। ये क्या है, मेजर्ड है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का एंगल स्ट्रेन क्या होता है, 0। तो साइक्लोहेक्सेन का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे मान लो अगर हम पहले साइक्लोहेक्सेन लिख लें, ये है 3952 पर CH2 है 3952/6658। तो ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पे ये आएगा 697 - 658 × 3, तो देख लो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एंगल स्ट्रेन आता है बच्चों 0 आता है, रिंग स्ट्रेन टोटली 0 आता है, ठीक है। यह है 3320, यह है 3320/5 664 664 - 658 × 5 = 30 डिग्री, ठीक है। और साइक्लोहेप्टेन का ये आता है 4637 4637/7, ये आता है 662.5 और 662.5 - 658
इंटू 7, ये भी लगभग 30 डिग्री आता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो टोटल रिंग स्ट्रेन है, बात उसकी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो टोटल रिंग स्ट्रेन है कि साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका एंगल स्ट्रेन क्या आता है 0। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेल्टा एच कंबस्शन किस में है देखोगे तो सबसे ज़्यादा है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। और पर CH2 की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। इसमें एंगल स्ट्रेन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कैलकुलेशन जो होता है उसमें रेफरेंस है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसमें एंगल स्ट्रेन 0 आता है, ठीक है। तो इनका जो भी पर CH2 निकाल लेते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन में जो पर CH2 आया है उसमें और इसका डिफरेंस लेकर के अपॉन इतना कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? एंगल टोटल रिंग स्ट्रेन आ जाता है। तो जितना ज़्यादा पर CH2 है ना, जितना कम रिलीज होता है वो उतना ही क्या होता है बच्चों, ठीक है। पर CH2 सबसे कम किस में है देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन में है 658, बाकी में पर CH2 सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें ये याद रखना है कि पर CH2 डेल्टा H कंबस्चन, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन का क्या है? मिनिमम, इसलिए ये क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। दूसरा है पर CH2 डेल्टा H कंबस्चन, साइक्लोप्रोपेन का क्या होता है? मैक्सिमम, इसलिए ये क्या होता है? लीस्ट स्टेबल, ठीक है। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेप्टेन इक्वली स्टेबल होते हैं। साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेप्टेन आर इक्वली स्टेबल, ठीक है। कि जो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेप्टेन है, वो क्या है? वो इक्वली स्टेबल है। ठीक है। तो इसमें देखो होता है क्या बच्चों कि जैसे जो साइक्लोप्रोपेन होता है ना, इसमें इसका जो कन्फर्मेशन होता है, इसमें ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्जो साइक्लिक, और इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइक्लिक। जो अंदर है एंडोसाइक्लिक, ठीक है। तो जो अंदर वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसको मैं एंडोसाइक्लिक है ये, ठीक। और जो बाहर वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है? एक्जोसाइक्लिक। तो तो इसमें बच्चों क्या होता है ना, एक्सट्रीमली है ना, हाईली एंगल स्ट्रेन होता है, हाईली एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका अगर बच्चों जैसे अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन निकालोगे ना, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ये फ्रंट पे रखते हैं, ये रेयर पे रखते हैं। तो फ्रंट पे क्या लगा है ना, जैसे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या बच्चों 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फ्रंट वाले पे हाइड्रोजन कॉमा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक CH2 है। रेयर वाले पे भी क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक CH2 है। तो इसका जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे तो ये बिल्कुल ही इक्लिश फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो मान लो ये H ले लिया, इधर H ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ये CH2, तो ये कुछ इसी टाइप से आता है बच्चों,
ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे आता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, वो ऑलमोस्ट फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, ऑलमोस्ट फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। रोटेट कर ही नहीं पाओगे, है ना, कैसे करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बात और होती है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, sp3, है ना, हाइब्रिडाइजेशन लगता है ना, लगता है बट होता नहीं है, लगता तो है बट होता नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि जब sp3 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए sp3 होने पर, ठीक है ना, इतना चाहिए। बट एंगल जो है 60 डिग्री है, इसलिए जो एंडो वाले हैं ना, इसमें क्या होता है, p कैरेक्टर बढ़ जाता है, s कैरेक्टर घट जाता है। देखो जैसे अगर sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, तो परसेंट ऑफ s अगर देखोगे इसमें 50 है, इसमें 33.3 है, इसमें 25 है। परसेंट ऑफ p देखोगे तो इसमें 50 है, इसमें 66.67 है, इसमें 75 है। अच्छा, इसका अगर एंगल देखोगे तो 180 है, इसमें 120 डिग्री है और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट है। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि अगर परसेंट ऑफ p अगर ज़्यादा होता है तो एंगल कम होता है, परसेंट ऑफ s अगर ज़्यादा होता है तो एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। ये दिख रहा होगा आपको, परसेंट ऑफ s इसमें मैक्सिमम है तो एंगल मैक्सिमम है, परसेंट ऑफ p इसमें मैक्सिमम है तो एंगल मिनिमम है। तो इसमें क्या करेगा, है ना, इसमें ये वाला जो एंगल है, तो इसमें अंदर तो 60, बाहर तो हो सकता है ना, बाहर तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको फैला सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाला है ना, इसको फैला नहीं सकते, इसको 60 डिग्री कर सकते हैं, समझ गए। तो अंदर वाले में अगर p कैरेक्टर रहेगा तो वो, जैसे मान लो px होता है, py होता है, pz होता है, तो इसमें कितना होता है बच्चों, px py में 90 डिग्री का एंगल होगा ना, px मतलब x के लॉन्ग होगा, py का मतलब y के लॉन्ग, तो इसमें 90 डिग्री है। तो अगर अंदर ये पूरी तरह से, ठीक है ना, अंदर ये पूरी तरह से अगर p आ जाए तो क्या होगा, है ना, 109 डिग्री की ज़रूरत है और उसको मिल कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो जितने की ज़रूरत है उसमें डिफरेंस कम होगा ना। अगर प्योर p कैरेक्टर आ जाएगा तो 90 डिग्री उसको मिल जाएगा, तो इसका अंतर जो होगा वो 20 डिग्री रहेगा, है ना। इस वजह से, है ना, जैसे ऐसा समझो, जैसे देखो यहाँ पे 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री क्या हो रहा है, मिल रहा है, मिला है ना, ये 60 डिग्री है। sp3 होगा तो रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो डिफरेंस कितने की ज़रूरत है, वही 109.5 माइनस 60 मतलब 49.5, ये डिफरेंस है ना। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको, है ना, 60, आपके पास 60 रुपये और 110 रुपये की चीज़ खरीदनी है 109 रुपये की, तो इतने का अरेंजमेंट करना, है ना, 49 रुपये, 49.5 रुपये का अरेंजमेंट करना है। बट अगर इसमें p कैरेक्टर को बढ़ा दे, है ना, इसमें अगर p कैरेक्टर बढ़ जाएगा, p कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एंगल अब कितना होगा, p कैरेक्टर से पूरा p होगा तो 90 डिग्री होगा ना, तो डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि देखो px py pz इसमें तो 90 होता है ना, तो डिफरेंस कितना होगा, 90 माइनस 60, तो कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। तो ये कम बर्डन है ना, कि आपको 30 रुपये की व्यवस्था करनी है और कहीं पे 50 रुपये की व्यवस्था करनी है। तो यही कारण होता है कि साइक्लोप्रोपेन में जो अंदर वाले हैं, जिसको हम लोग एंडोसाइक्लिक कहते हैं ना, तो एंडोसाइक्लिक में क्या हो जाता है, p कैरेक्टर बढ़ता है
और जो एक्जोसाइक्लिक होता है उसमें पी कैरेक्टर घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पी को बढ़ाते हैं जिससे स्ट्रेन कम हो, और इस वाले में क्या हो जाता है, एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि पी घट जाता है। एस और पी मिला के तो जो भी रहेगा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है ना, इसका हाइड्रोजन क्या हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना, परसेंट ऑफ एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक बात है, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 नहीं होता है प्योरली, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन में, है ना, प्योर sp3 नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो होता है पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो परसेंट ऑफ पी ज़्यादा होने से उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है बोलते हैं sp4 या sp5। sp4 sp5 का मतलब ये है कि ऐसा sp4 sp5 ये नॉन रियल है, परसेंटेज वाइज देखते हैं कि इसमें s को ऑलमोस्ट घटा देते हैं, s बिल्कुल घट जाएगा, है ना। तो ये sp4 होने का मतलब 80% s कैरेक्टर है ना। इसका sp5 का मतलब 80% p कैरेक्टर है, ठीक है। और sp5 कर लोगे तो वही आ जाएगा 5/6 × 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 80.3 समथिंग आ जाएगा। तो ये होता है। तो साइक्लोप्रोपेन में हाइब्रिडेशन ये नहीं होता है, ठीक है। तो यही कारण होता है बच्चों कि साइक्लोप्रोपेन है ना, बिहेव्स लाइक एल्कीन, है ना, वो एल्कीन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब साइक्लोप्रोपेन गिव्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है, गिव्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लाइक KMnO4 के साथ एडिशन ना कलर डीकलराइज करेगा ना, कलर डीकलराइज, HBr के साथ एडिशन देगा, ठीक है। तो Br2 वाटर के साथ एडिशन है, ब्रोमीन का रेड कलर, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंगल स्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो इनका रेड कलर क्या करता है, डीकलराइज करता है, ठीक है। तो जैसे बच्चों इसमें अगर हम बात करें, जैसे कहा कि ये है N और ये कहा कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो बच्चों यही देखो, साइक्लोप्रोपेन है तो इसमें क्या होगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बाहर लोन पेयर में S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए लोन पेयर में परसेंट ऑफ S बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा, इसलिए लोन पेयर देने की इच्छा घट जाएगी, ठीक है। लोन पेयर जो देने की इच्छा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि अंदर यहाँ पर P कैरेक्टर बढ़ता है, इस वाले में S कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, कौन ज़्यादा बेसिक हो, कौन आसानी से लोन पेयर देगा, सेकंड। जो आसानी से लोन पेयर देता है वही अच्छा बेस कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन हम देखेंगे अब।
कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो अब ये हम देखेंगे बच्चों कि Y है ना, Y साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्कीन। तो आंसर लाइस इन इट्स कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। साइक्लोहेक्सेन जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये रियल में 3D में साइक्लोहेक्सेन 3D में ऐसा होता है। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं? चेयर। तो ये चेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो चेयर फॉर्म में होता है। तो अब इसको ड्रॉ करना सीखना है बच्चों। तो इसमें क्या करना है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे 2 पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर ये वी बनाओगे, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद ये इसके साथ, और फिर क्या होगा कि ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल यहाँ से करोगे ऐसे, और फिर इस लाइन के पैरेलल ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे बनाया, इस तरह से बच्चों। अच्छा, इसमें क्या होता है, कॉर्नर की दिशा में ना, कॉर्नर के माउथ की तरफ, कॉर्नर का माउथ, जैसे इसका माउथ ऊपर जा रहा है, इसका माउथ नीचे जा रहा है, इसका माउथ नीचे है, इसका माउथ ऊपर है, इसका माउथ ऊपर है, इसका माउथ नीचे है। तो उसके माउथ के डायरेक्शन में जो होता है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सियल है, यहाँ पे ये एक्सियल नीचे जाएगा, यहाँ पे एक्सियल ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे। चलो मैं फिर से बना रहा हूँ, देखो। पहले तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद वी बनाओगे जिसकी साइड बड़ी रखोगे ऐसे, ये इसके साथ जोड़ दोगे। अब फिर ये इस तरह से जाएगा और ये इसके पैरेलल। तो ये तो काम कर लोगे ना कि देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, समझ गए? ये क्लियर? तो ये करना है। उसके बाद जो है, जो आपको हमने बताया कि कॉर्नर की माउथ ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये वाला जो है वो क्या है बच्चों, एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल है ना, वर्टिकल। और एक दूसरा बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल। तो जैसे देखो ये जो है ना इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ, इस लाइन के पैरेलल,
या इस लाइन के पैरेलल। जैसे इस कॉर्नर पे बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3 3 हो चुके हैं, ठीक है। अब चौथा बॉन्ड किधर जाएगा, तो अब देखो ये जो कार्बन है इसको ढूंढ लो, इसको छोड़ दो, है ना, इस कार्बन को लो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, छोड़ दिया, तो इसका अल्टरनेट पकड़ो, तो ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसका अल्टरनेट ये है, इसको ले लिया, इसके पैरेलल बनाना, मतलब ऐसे जाएगा। उसी तरह जब इसका लोगे, इसको छोड़ दो, इसको गिनोगे, इसके पैरेलल जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये इक्वेटोरियल है, उसी तरह ये अगला इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये इक्वेटोरियल इधर जाएगा, यहाँ देखोगे तो इक्वेटोरियल इधर आएगा, यहाँ देखोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक्सियल है, जो वाइट वाले एक्सियल है और येलो वाले इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो एक्सियल को ए से लिख रहे हैं, ए और ए, और इक्वेटोरियल को हम ई से लिख रहे हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ना जिसमें हर एक कार्बन एग्जैक्ट sp3 हाइब्रिडाइज का जो एंगल होता है ना वो सारा क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ठीक है, कहीं भी अपना देख सकते हैं। ये हमने यहाँ गलत बना दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो होते हैं ना बच्चों कि इसमें क्या होते हैं कि ऑल बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। सारे जो इसमें बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, ठीक है, सारे बॉन्ड। इसी वजह से बच्चों ये क्या होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, कि ये परफेक्ट sp3 होता है, ठीक है ना, परफेक्ट sp3, और जितना होता है कि साइक्लिक होने के बाद ये इस तरह से होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, वी बनाना है, ठीक है, ऐसे साइड, फिर ये इसके ऐसे कॉर्नर की माउथ की तरफ, कॉर्नर की तरफ नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर, ये नीचे, ठीक है। और उसके बाद इक्वेटोरियल बनाना है पैरेलल, उस वाले बॉन्ड्स को छोड़ के अल्टरनेट वाले के पैरेलल, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों बन जाएगा। अब रिंग जो होता है बच्चों फ्लिप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल। अब इसमें क्या होता है कि है ना रिंग की फ्लिपिंग होती है, क्या होती है रिंग की फ्लिपिंग, ठीक है, रिंग की क्या होती है फ्लिपिंग होती है। ठीक है, तो जब रिंग फ्लिप करता है तो उसमें बॉन्ड जो होते हैं ना एक्सियल इक्वेटोरियल में बदल जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल में। देखो कैसे फ्लिपिंग है, जैसे मान लो
ये फ्लिप करेगा, तो अभी उल्टा बस ऐसे बना देना है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग। और ये कौन सा फॉर्म है? चेयर। ये भी क्या है? ये चेयर है, ठीक है। तो जब फ्लिपिंग होता है तो फ्लिपिंग में कुछ ऐसा चलता है, चेयर, हाफ चेयर जाता है, फिर ट्विस्ट बोट जाता है, फिर बोट जाता है, फिर ट्विस्ट बोट जाता है, फिर हाफ चेयर जाता है। चेयर, हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, ठीक है, ट्विस्ट बोट, फिर बोट होता है, उसके बाद फिर से ट्विस्ट बोट बनता है, उसके बाद फिर से हाफ चेयर बनता है, उसके बाद फिर से चेयर बन जाता है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो होता है चेयर होता है, उसके बाद होता है ट्विस्ट बोट होता है, उसके बाद होता है बोट होता है, उसके बाद होता है हाफ चेयर। सबसे जो कम स्टेबल होता है वो हाफ चेयर होता है, ठीक है। जो लीस्ट स्टेबल होता है वो हाफ चेयर होता है। ठीक है, एनर्जी का जो डायग्राम है कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो चेयर फॉर्म है, ये वाला जो है वो हाफ चेयर है, ये वाला जो है ट्विस्ट बोट है, ये बोट है, ठीक है। तो दिस इज हाफ चेयर, दिस इज बोट, ये ट्विस्ट बोट है, और ये जो है वो चेयर। तो मतलब यही होता है बच्चों कि जैसे मान लो जैसे इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर क्या है जो एक्स है, ये क्या है वाई है, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल है।
फिर बच्चों इसको घुमा देंगे, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि जो y है वो कहाँ आ गया, एक्सियल पे आ गया, और ये कहाँ हो गया, इक्वेटोरियल पे। तो जब बच्चों फ्लिपिंग होता है ना तो उसमें यही चीज़ होती है, समझ गए। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में चला जाता है और इक्वेटोरियल किस में चला जाता है, एक्सियल में, ठीक है। और ये जो होता है लगभग 10⁵ फ्लिपिंग पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, एंड फॉर इट्स, है ना, फॉर and energy required is available at this temperature, and energy required is available at room temperature, ठीक है। तो इसमें यही होता है बच्चों कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसे है, यहाँ पे x है, y है, तो अगर फ्लिपिंग होगा तो ये कुछ ऐसे, यहाँ पे y आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बच्चों हम लोग वेज डैश टाइप से भी दिखा सकते हैं। ये एक्सियल वाला है, और इक्वेटोरियल को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, पीछे है वो। तो बच्चों इसमें ये याद रखना है ना, ये सेम कंपाउंड का कन्फर्मेशन। कई एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आया था कि साइक्लोहेक्सेन में कौन सा कन्फर्मेशन पानी पे, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वाटर में फ्लोट करता है। तो उसका रीज़न था कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है बोट फॉर्म में होता है, डेंसिटी है, ये है वो है। कई बच्चे बोट लगा के आए थे, सोचते थे अच्छा बोट तो पानी पे तैरता ही है ना। तो कई बार वो आपको सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है ना, मोमेंटरली होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने आपको बता ही दिया, और इसमें ये है। अब इसमें बच्चों जैसे मान लो अगर इसका आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो जैसे मान लो बच्चों अगर ऐसे आपको दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं आप, ये C1 C2 है, ठीक है, C3 C4 C5 और C6।
तो इसमें बच्चों ये दोनों तो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम C1 को फ्रंट पे रखेंगे, इसको हमने रेयर पे रखा, इसको हमने फ्रंट पे रखा, इसको हमने रेयर पे रखा। तो C1 पे क्या लगा है, H लगा है, H लगा है और C6 लगा है। C2 पे क्या लगा है, H लगा है, H लगा है और C3 लगा है। C4 पे क्या लगा है, H लगा है, H लगा है और C3 लगा है। इस पे क्या कनेक्टेड है, H है, H है और C6 कनेक्टेड है। यही है ना बच्चों। तो अब देखो, तो यहाँ पे इस तरह से हम ये, ठीक है। तो C1 पे क्या लगा है, C1 पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। और C6 भी लगा है, तो हमने C6 यहाँ बना लिया। ये C5 है ना। और C2 पे क्या लगा है बच्चों, C2 पे ठीक है। ये क्या है, ये C3 है और ये C6। अब जो C1 है, ठीक है, H और H लगा दिया आपने। C2 पे C3 तो आपने लगाया ही, फिर ये H लगाएंगे, ये H लगा। फ्रंट पे C1 है बच्चों, है ना। और इसे में यहाँ भी ये इधर H आएगा, तो इसमें बच्चों ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सियल है और ये वाला बॉन्ड क्या है, इक्वेटोरियल। ये दूर है, रिंग से जो दूर है, रिंग से जो बाहर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रिंग से बाहर जा रहा है। ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, रिंग के पास है। यहाँ आप देखो बच्चों, ये तो ये देखो, ये बॉन्ड जो है वो रिंग से पास है ऐसे, और ये वाला जो बॉन्ड है वो रिंग के बाहर, ये भी रिंग के बाहर, ये भी रिंग से बाहर, रिंग से दूर जा रहा है। तो जो रिंग के पास होता है वो इसके साथ ज़्यादा रिपल्शन करता है। अगर ये बड़ा ग्रुप होता है तो इसके साथ ज़्यादा रिपल्शन करता है। तो एक्सियल बॉन्ड पे बल्की ग्रुप रखने से रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि रिंग के पास मीन्स एक्सियल बॉन्ड पे बल्की ग्रुप है ना, एक्सियल बॉन्ड पर बल्की ग्रुप रखने से रिपल्शन बढ़ता है और स्टेबिलिटी कम होता है। ठीक है। इसलिए बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहिए। फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो अगर मिथाइल रहेगा तो मिथाइल को हम चाहेंगे कि वो कहाँ पे जाए, वो इक्वेटोरियल पे जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है।
ये भी इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल। तो इस तरह से बच्चों वी कैन सी कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करके फिर हम लोग बच्चों इसके बाद आएंगे कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद वी विल सी ऑप्टिकल। ठीक है।